नाटक की शुरुआत में हम 2 हफ्ते पीछे के समय में जाते हैं। एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है जब वो अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलती है और सहज भाव से कहती है कि वो घर आ गई है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। एकमात्र जवाब उसके स्मार्ट होम सिस्टम से आता है, जो अपने आप उसका स्वागत करता है। फिर भी वो बस मुस्कुराती है। ये महिला सोमी है, जो हमारी मुख्य पात्र है, और वो अकेले रहने में पूरी तरह सहज लगती है। वो खुद से बात करना शुरू करती है और अपने दिन का हिसाब जोर से लगाती है। वो कहती है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे सोने में जाते हैं, 10 घंटे काम में, और बाकी सब के बाद उसके पास खुद के लिए केवल 3 घंटे 30 मिनट बचते हैं। लेकिन इस बारे में दुखी होने के बजाय वो मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, आज सबसे अच्छा दिन है। कोई वादा नहीं, कोई योजना नहीं, और किसी को जवाब नहीं। सोमी का सच में मानना है कि जब वो अकेली होती है तो सबसे खुश होती है। अगले सीन में हम एक व्यस्त शॉपिंग मॉल में जाते हैं। सोमी की सहेली जियान उसे वहां खींच कर लाई है, लेकिन वे मज़े के लिए शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। जियान के अनुसार उनके पास हल करने के लिए एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी समस्या है। समस्या ये तय करना है कि सोमी को उनके कॉलेज के दोस्त एंड डैंग की शादी में क्या पहनना चाहिए। जियान उसे याद दिलाती है कि उनके पुराने सभी सहपाठी वहां होंगे, जिसमें सोमी का पूर्व प्रेमी सेजुन भी शामिल है, और अब वो किसी और को डेट कर रहा है। जियान इस बात पर जोर देती है कि सोमी को बिल्कुल शानदार दिखना चाहिए, लेकिन सोमी इसे हंसकर टाल देती है। वो शांति से कहती है कि उनका रिश्ता बहुत पहले खत्म हो गया था और उसे अब कुछ भी साबित नहीं करना है। हालांकि जियान हार मानने से इनकार कर देती है। जब उसे एक दुकान में एक सुंदर ड्रेस दिखती है तो वो तुरंत सोमी को उसे पहनकर देखने के लिए धक्का देती है। उसके बाद दोनों सहेलियां एक रेस्टोरेंट में साथ बैठती हैं। जियान अचानक सोमी से पूछती है कि क्या उसे अकेले रहने में कभी अकेलापन महसूस होता है। सोमी बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देती है, थोड़ा सा भी नहीं। जियान और आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या वो कभी डेटिंग या बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोचती है। सोमी एक बहुत ही व्यावहारिक जवाब देती है। वो कहती है कि अगर उसे बॉयफ्रेंड मिल गया तो उसकी कंपनी उसकी सैलरी नहीं बढ़ाएगी। इसके बजाय वो और ज़्यादा थक जाएगी और ज़्यादा पैसे खर्च करेगी। इसलिए उसकी राय में डेटिंग करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। जियान हंसती है और तर्क देती है कि असली खतरा एक नासमझ लड़के के साथ जुड़ना है, जो आपकी सारी मानसिक ऊर्जा सोख ले। सोमी कंधे उचकाती है और सहजता से जवाब देती है कि इसका समाधान सरल है, बस एक समझदार आदमी ढूंढो, या इससे भी बेहतर कोई ऐसा जो बिल्कुल उसके जैसा हो। जियान उसे एक अजीब नज़र से देखती है और कहती है कि इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो समस्याग्रस्त तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा ठंडा और दूर रहने वाला है। सोमी इस विवरण को एक तारीफ के रूप में लेती है। उसके बाद हम नीमो वेबटून कंपनी के ऑफिस जाते हैं। पूरी टीम चौंकाने वाली खबर से चर्चा में है। मिस्टर चो, एक सीनियर प्रोड्यूसर जो अगले टीम लीडर बनने के बहुत करीब हैं, उन्होंने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी है। वो सबके सामने सीधे ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं, रुकने या सफाई देने से इनकार कर देते हैं। कर्मचारी आपस में फुसफुसाते हैं। अफवाह यह है कि उनके अचानक इस्तीफे का कारण नीमो की टॉप राइटर यून सॉन्ग को संभालने का तनाव था। जल्द ही ऑफिस की गपशप एक बड़े सवाल में बदल जाती है। अब यून सॉन्ग का अकाउंट कौन संभालेगा? 2 नाम जल्दी ही सामने आते हैं, कंपनी की उभरती सितारा प्रोड्यूसर पार्क कायोन और सोमी। सोमी ये बातचीत सुन लेती है और उसके हाव भाव तुरंत सब कुछ कह देते हैं। अगले सीन में कंपनी के डायरेक्टर एक कैफे में एक अनौपचारिक मीटिंग आयोजित करते हैं। सोमी और पार्क कायोन दोनों अलग अलग पहुंचते हैं। प्रत्येक डायरेक्टर के लिए उपहार के रूप में मैक्रोन लाते हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे को वहां बैठे देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये मीटिंग कोई इत्तेफाक नहीं थी। डायरेक्टर उन्हें सीधे तौर पर बताते हैं कि उनमें से किसी एक को यून सॉन्ग के प्रोड्यूसर के रूप में जिम्मेदारी लेनी होगी। वो ये भी टिप्पणी करते हैं कि दोनों ही हाल ही में कंपनी डिनर छोड़ रहे हैं और लगभग कोई टीम भावना नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो केवल पेशेवर क्षमता के आधार पर अपना निर्णय लेने का वादा करते हैं। इसके बाद जो होता है वो इस एपिसोड के सबसे मजेदार पलों में से एक बन जाता है। पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय दोनों प्रोड्यूसर तुरंत एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं और जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। पार्क कायोन कहते हैं कि सोमी के पास लेखकों को संभालने का बेहतरीन कौशल है और उसे ये काम जरूर लेना चाहिए। सोमी तुरंत जवाब देती है कि पार्क कायोन का रिकॉर्ड एक
एकदम सही है। वे जिस भी लेखक को संभालते हैं वो अंततः एक बड़ी हिट बन जाता है। वो उन्हें उनकी एक पुरानी बात भी याद दिलाती है कि सोमी के प्रोजेक्ट्स में कोई खास खूबी नहीं है, जो साफ तौर पर साबित करता है कि वो इस काम के लिए सही व्यक्ति नहीं है। पार्क कायोन शांति से जवाब देते हैं कि यून सॉन्ग ने पहले ही ज्यादातर काम खुद कर लिया है, इसलिए असल में संभालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। सोमी रूखेपन से जवाब देती है कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें ही वहां बैठकर इसे संभालना चाहिए। डायरेक्टर उन दोनों को पूरी तरह से सपाट चेहरे के साथ बहस करते हुए देखते हैं। अंत में वो आह भरते हैं और कहते हैं, तो मूल रूप से आप दोनों में से कोई भी ये काम नहीं चाहता? फिर वो सीधे सोमी की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, सोमी तुम इसे संभालो। वो बताते हैं कि सोमी वर्तमान में केवल 6 लेखकों को संभालती है और वो वही व्यक्ति थी जिसने मूल रूप से यून सॉन्ग को रोमांस कहानियां लिखने के लिए प्रेरित किया था। इससे पहले कि सोमी और विरोध कर पाती, वो अचानक खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि उन्हें एक और मीटिंग में जाना है और चले जाते हैं, सोमी को उस जिम्मेदारी के साथ छोड़कर जो वो कभी नहीं चाहती थी। उसके बाद हम आखिरकार कंपनी की नंबर 1 वेबटून राइटर यून सॉन्ग से मिलते हैं। उनके अपार्टमेंट के बाहर उनका पिछला प्रोड्यूसर बेताबी से दरवाजा खटखटा रहा है। मिस यून, कृपया दरवाजा खोलिए, कृपया मुझे फाइनल फाइलें दे दीजिए। अपार्टमेंट के अंदर यून सॉन्ग शांति से अपने वेबटून द मैन टू नो का ताज़ा एपिसोड 21 अपलोड करती है। स्क्रीन चमकती है, अपलोड पूरा हुआ। उसने इसे बिल्कुल तब पोस्ट किया जब वो चाहती थी, अपनी शर्तों पर। इसके बाद सोमी की आवाज़ इस पल पर धीरे से सुनाई देती है, एक फ्लू वायरस की तरह जो गुस्से वाली वाइट ब्लड सेल्स को भी चकमा दे देता है। यून सॉन्ग ने एक बार मेरे दैनिक जीवन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। ये लाइन कुछ महत्वपूर्ण उजागर करती है। उनका रिश्ता सिर्फ पेशेवर नहीं है, उनके बीच स्पष्ट रूप से एक पुराना इतिहास है। इस बीच यून सॉन्ग काम के बीच में सोमी को कॉल करती है। वो ऑनलाइन ट्रोलिंग पर भड़की हुई है और तुरंत कानूनी कार्रवाई करने की बात करने लगती है। वो यहाँ तक कहती है कि उन्होंने अपनी बहन के जरिए एक वकील से भी संपर्क किया है। सोमी शांति से उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश करती है, लेकिन यून सॉन्ग अचानक विषय बदल देती है और पूछती है कि क्या वो इस महीने प्रकाशन से ब्रेक ले सकती है। सोमी दंग रह जाती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने पिछले महीने ही ब्रेक लिया था। फोन कॉल अजीब तरह से खत्म होती है। अगले दिन सोमी एन डैंग की शादी में शामिल होती है। जियान को तुरंत कुछ महसूस होता है। सोमी ने वो ड्रेस नहीं पहनी है जिसकी उसने सिफारिश की थी। इसके बजाय उसने बहुत साधारण कपड़े पहने हैं। सोमी कहती है कि आज प्रभावशाली दिखने का कोई मतलब नहीं है। जल्द ही उनके पुराने यूनिवर्सिटी के दोस्त आते हैं और पुनर्मिलन शुरू होता है। हर कोई सोमी की तारीफ करता है कि वो कितनी सुंदर लग रही है। वे पुराने सहपाठियों के बारे में बात करते हैं और हालचाल जानते हैं। कोई जिक्र करता है कि सेजुन अभी भी अमेरिका में है और अगले हफ्ते वापस आएगा। वहां नहीं होने पर भी वो किसी न किसी तरह अपना आदर्श जीवन दिखाने में कामयाब हो जाता है। सोमी बिना किसी प्रतिक्रिया के सब कुछ शांति से देखती है। समारोह के बाद सोमी अपने अतीत को याद करती है। उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने एक मेहमान को बच्चा पकड़े हुए देखा था। वो धीरे से कहता है कि वो किसी दिन अपने बच्चे को इस तरह गोद में उठाना चाहता है। सोमी पूछती है कि वो किससे शादी करने की योजना बना रहा है। वो बस कंधे उचका देता है, कोई किसी दिन। सोमी को थोड़ा दुख होता है क्योंकि जब भी वो भविष्य के बारे में बात करता है वो हमेशा मैं कहता है, हम नहीं कहता। ये छोटा सा पल है जो सोमी की आज़ादी के पीछे छिपे एक शांत अकेलेपन को उजागर करता है। वापस ऑफिस में सोमी आधिकारिक तौर पर पार्क कायोन से काम का प्रभार लेती है। वो शांति से वेबटून के प्रदर्शन के आंकड़े, विज्ञापनों के सौदे और दर्शकों के मैट्रिक्स समझाते हैं। सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित है, लगभग बहुत ज्यादा व्यवस्थित। सोमी के मन के विचार सब कह देते हैं। मुझ पर ये टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब फेंकने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा होगा। जाने से पहले पार्क कायोन उसे कुछ अप्रत्याशित भेजते हैं, एक सोना कूपन। जाहिर है मिस्टर चो ने कहा था कि उसे इसकी जरूरत होगी। सोमी तुरंत मना कर देती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं चाहे जो हो जाए घर पर ही सोऊंगी। पार्क कायोन बस विनम्रता से मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। सोमी उन्हें जाते हुए देखती है और अपने मन में सोचती है। उसके बाद उसका सहकर्मी उसे बताता है कि आज यून सॉन्ग के साथ तुम्हारी मीटिंग है। ठीक उसी समय लंच का समय होता है और हर कोई लंच के लिए जा रहा होता है, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले ही यून सॉन्ग अचानक रेस्टोरेंट के बाहर जल्दी आ जाती है। सोमी के सहकर्मी तुरंत भाग जाते हैं, उसे लेखिका के साथ अकेला छोड़ देते हैं। लंच के दौरान सोमी चालाकी से वेबटून की कहानी के बारे में एक चिंता जताती है। दोहराता हुआ प्लॉट जहां नायिका को लगातार चीवू के परिवार द्वारा तब तक परेशान किया जाता है जब तक कि वो उसे बचा नहीं लेता, शायद पाठकों को थका रहा है। यून सॉन्ग तुरंत पीछे हट जाती
जाती है। वो तर्क देती है कि पाठक कहानी के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन फिर भी इसे पढ़ना जारी रखते हैं। फिर वो कुछ और तीखा जोड़ती है। वो हमेशा से जानती थी कि सोमी ऐसी ही होगी, बहुत स्मार्ट और उनकी सोच से मेल नहीं खाने वाली। सोमी शांति से जवाब देती है, अगर आप मेरे साथ काम नहीं करना चाहती थी तो आप डायरेक्टर को बता सकती थी। लेकिन यून सॉन्ग इसे टाल देती है। हम चीजों को वैसे ही सुलझा लेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल पुराने समय की तरह। ये शब्द गूंजते हैं और उनके साथ अतीत के कुछ पल आते हैं, तनाव, डेडलाइन, अफरा तफरी। इसके बाद टेक कंपनी डू से मिन योंग नाम का एक व्यक्ति यून सॉन्ग से मिलने आता है। वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड नाम की एक नई वर्चुअल डेटिंग सर्विस पेश करता है। ऐप पहले से ही यून सॉन्ग के वेबटून के पात्र ची वू का उपयोग करता है और प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक रही है। अब वो उनकी अन्य कहानियों के पुरुष मुख्य पात्रों को जोड़ना चाहता है। यून सॉन्ग मजाक करती है कि उनमें से ज्यादातर पात्र मूल रूप से ची वू के चीप वर्जन है, लेकिन सोमी जल्दी ही एक बेहतर विचार सुझाती है। क्या होगा अगर हम इसके बजाय दूसरे पुरुष पात्रों का उपयोग करें, वे पात्र जिन्हें कभी उनकी खुशी नहीं मिली? उसका प्रस्तावित नारा सरल लेकिन शानदार है। अब उसे मुख्य पात्र बनाने की आपकी बारी है। मिन योंग को तुरंत ये विचार पसंद आता है। सौदा व्यावहारिक रूप से तय हो जाता है। मीटिंग के बाद मिन योंग एक और ऑफर के साथ सोमी के पास पहुंचते हैं। वो चाहते हैं कि वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड ऐप के लिए एक पेड बीटा रिव्यूअर बने। वो 1 महीने के लिए ऐप का उपयोग करेगी, वर्चुअल डेट्स पर जाएगी और ईमानदार प्रतिक्रिया देगी। सोमी को शुरुआत में ये विचार अजीब लगता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।